हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे अपने एयरपोर्ट्स के बारे में। एयरपोर्ट्स इन इंडिया, जो कि परिवहन का एक दूसरा और जो है बेहतर और सबसे फास्ट जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक मीन्स है। ठीक है, तो इस कड़ी में हम जो है पढ़ेंगे यहाँ से वायु परिवहन के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें, जैसे कि AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक हमारा होता है विमानन मंत्रालय। विमानन मंत्रालय, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। करंट में इसके हेड कौन है, किस तरीके से कैसे चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसको बोलते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें पता होना चाहिए। या फिर विमानन मंत्रालय के जो है इस समय पे, जिस समय पे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राम मोहन जो है नायडू, राम मोहन नायडू जो है इसके इस समय पे मिनिस्टर हैं। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ें देख लेना। इसको फाउंड कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1995 को इसको फाउंड किया गया था। फिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सबसे बिजिएस्ट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट इस समय पे इंडिया का है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI न्यू दिल्ली। ठीक है, ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है हमारे देश का इस समय पे। सेकंड पोजीशन किसकी आती है? छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। और तीसरे नंबर पे किसकी बारी आती है? तीसरे नंबर पे बारी आती है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु के अंदर है। ये हमारे 3 जो है बिजिएस्ट एक तरीके से एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ की, तो वहाँ पे आ जाता है कि 33 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, 33 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिसको AAI यानी कि इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। और 11 जो है लिमिटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिनको AAI जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, बाकी जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं इनसे संबंधित। बाकी थोड़ा सा इतिहास के बारे में अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में हुई थी। ये बहुत कम पूछा जाता है, बट थोड़ा सा बेसिक सी नॉलेज है, इसके बारे में पता होना चाहिए। जब इलाहाबाद से नैनी के बीच में विश्व की सबसे प्रथम विमान डाक सेवा शुरू की गई थी, तो उस समय पे 1911 में भारत में जो है पहली वायु परिवहन जो है शुरू किया गया था। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी तक। और कब शुरू किया गया था? फैब था शायद, लेकिन 1911 जो है आपको पता होना चाहिए। 1933 में 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई थी। 1953 में सभी विमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उनको 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया था, जिनके नाम क्या रखे गए थे? भारत विमान निगम और एयर इंडिया। अगर एयर इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करोगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। ये जो है कार्यालय इसका कहाँ पे है? मुंबई में है। शुभंकर इसका क्या है? मैस्कोट महाराजा। और प्रतीक चिन्ह क्या है? उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का एक कोणार्क जो है चक्र आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें तो भारतीय विमान निगम यानी कि इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त सीमावर्ती जो देश हैं हमारे, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, इनको भी सेवाएं प्रदान करता है या उपलब्ध करवाता है। इन देशों के लिए भी एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। 1981 में 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नाम का एक तीसरा जो है निगम स्थापित किया गया था, जिसके बाद में जो है मर्ज कर लिया गया था भारतीय विमान निगम के अंदर इसको। ठीक है, मर्ज कर दिया गया, वलय कर दिया गया, मिला दिया गया, उसके अंदर ये आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके की थोड़ी सी बेसिक सी जो जानकारी है ना, वो हमें क्या होना चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अगर आप इसको देखना चाहोगे तो 24 अगस्त 2007 को अगर बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां
एयर इंडिया और भारतीय विमान निगम यानी कि इंडियन एयरलाइंस, अगर भारतीय विमान निगम कह दे या इंडियन एयरलाइंस कह दे तो एक ही बात है। इनका विलय हो गया था, ये आपस में मिल गई थी कंपनियां। 2007 की बात करें तो ये दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NACIL ये बन गई थी अब दोनों कंपनियां मिलके। ठीक है, कौन कौन सी विमानन कंपनियां? एयर इंडिया और भारतीय विमान निगम, ये दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो गए। नेशनल एविएशन, ये देखो नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो अब अगर कंपनी का ब्रांड नेम की बात करें तो क्या रख दिया गया है? एयर इंडिया इस कंपनी का ब्रांड नेम रख दिया गया है। थोड़ा सा एक नोट दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। वर्तमान में अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो एयर इंडिया का जो स्वामित्व है, उसका जो ये बोल सकते हैं उसको रेगुलेट करने वाली जो कंपनी है, बॉडी है, वो क्या है? टाटा है। टाटा समूह जो है इसको होल्डिंग कंपनी है और उसने क्या नाम रखा हुआ है इसका? टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। इसने जो है 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये जो है स्वामित्व जो है प्राप्त किया था, किसका? एयर इंडिया का। ठीक है, 27 जनवरी 2022 को इस अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था और एयर इंडिया का टोटली जो प्रबंधन है एक तरीके से, या कंट्रोल या नियंत्रण जो है संभाल लिया था किसने? जो है टाटा जो समूह है, टाटा ग्रुप जो है उसने ये जो है संभाल लिया था। इस बात को टाटा एंड सन्स के चेयरमैन जो है N चंद्रशेखरन ने बताया था। करीब 69 वर्षों के बाद फिर से एयर इंडिया की कमान जो है टाटा समूह के पास आई। मतलब कहने का ये है कि 2022 से 69 वर्ष पहले देख लेना भाई थोड़ा सा, ये उससे पहले भी टाटा जो है कंपनी या टाटा ग्रुप ने इसको रेगुलेट किया था और अब भी जो है टाटा कंपनी इसको रेगुलेट करती है। पवन हंस लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1985 में। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का उद्देश्य था तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर जो है प्रोवाइड करवाना। ये पवन हंस लिमिटेड जो है कंपनी या सेवा का जो है मतलब था। इसको आप थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, वो भाई वो मैंने बताया था AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1995 को इसका जो है गठन किया गया था और इस प्राधिकरण ने जो है देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे या फिर नागरिक विमान जो है टर्मिनलों का एक तरीके से मैनेजमेंट या प्रबंधन को ये जो है देखता है। फिर अगर बात करें हवाई अड्डे हमारे देश में जो है यहाँ पे लिस्ट दी हुई है 33 की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट 33 जो है हवाई अड्डे हैं। ये स्टार लगा रखा है, इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। जो ये स्टार वाला जो हवाई अड्डा है, ये सौर शक्तिकृत विश्व का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, यानी कि टोटल सोलर एनर्जी से चलने वाला हवाई अड्डा है वर्ल्ड का। तो ये कोच्चि का जो है एयरपोर्ट है, जिसका नाम क्या है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस बात का ध्यान रखना है। बिजिएस्ट हवाई अड्डे ध्यान रखने हैं। अच्छा भाई, इसके अलावा क्या होता है? समय समय पे जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती रहती है? हमारी गवर्नमेंट एक्चुअली वो क्या करती रहती है? अलग अलग स्कीमें निकालती रहती है, योजनाएं निकालती रहती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो विमान में बैठने का बहुत सारे लोगों का एक सपना सा होता है, तो उसके तहत बहुत सारी योजनाएं निकालती रहती है, जैसे कि उड़े देश का नागरिक, कुछ इस तरीके की जो है स्कीम निकाली थी पीछे से, जिससे कम जो है कॉस्ट पर जो है लोगों को डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो है दी जाएं और उसमें जो है लोगों का थोड़ा सा सपना सा पूरा हो। ठीक है, जब मैं भी फ़्लाइट में बैठा था तो मतलब अच्छा लगता है। मैं पहली बार फ़्लाइट में बैठा था, चेन्नई से हम लोग खेल के आ रहे थे न्यू दिल्ली। ठीक है, अब जाते हुए हम लोग ट्रेन में गए थे, तो ट्रेन से अराउंड 37 आवर्स समथिंग कुछ टाइम लगा था, बट आते हुए चेन्नई से यहाँ पे 2 घंटे और 25 मिनट में हमें उतार दिया गया था। आई थिंक 20 मिनट में उतार दिया गया था दिल्ली। तो मतलब इतना टाइम सेव हो जाता है ना। तो ये वाली चीज़ें होती है। तो वो दिन था 6 दिसंबर 2022।
21 था एक्चुअली, 21, 6 दिसंबर 2021। ये मेरा फर्स्ट मतलब एक्सपीरियंस था एयरपोर्ट पे जाने का और इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एयरपोर्ट्स हैं इनको जो है आप लोग ध्यान से देख लेना, और ये 33 मेजर एयरपोर्ट्स हैं हमारे, इनके बारे में थोड़ी सी ध्यान रखना। उसके बाद नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेज़ी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की थी। तो ये कहा था ना मैंने आपको कि उड़े देश का आम नागरिक, जीवन रेखा उड़ान, इस तरीके की योजनाएं चलती रहती हैं। वो ट्रेन से संबंधित भी हो जाती हैं, वो जो है जैसे लग्जरी ट्रेन हो गई उनसे संबंधित भी दे देते हैं कई बार, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके तहत देश के सभी भागों तक व्यक्तिगत या व्यक्तिगत रूप से संरक्षात्मक साधन तथा दवाइयों इत्यादि की आपूर्ति को जो है थोड़ा सा फास्ट करने के लिए इस सर्विस को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हमारे यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमसे पूछता है एग्जामिनर। ओके, देखिए, अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट। ये कहाँ का एयरपोर्ट है? ये जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, और ये अरुणाचल प्रदेश का एयरपोर्ट है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया। हाँ, एक ये भी चीज़ें क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहते हैं जिनके नाम चेंज किए जाते हैं। हाल ही में बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनके नाम चेंज किए गए हैं, तो ये ध्यान रखना। हाल ही में तो नहीं, मतलब जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है नाम रख दिया गया है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का, ठीक है। इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ये। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरीके से जल और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका है पाक्योंग। ये हवाई अड्डा आपका सिक्किम का हवाई अड्डा है, पाक्योंग, ठीक है। वीर सावरकर हवाई अड्डा आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कोलकाता का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको हम बोलते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर, ये हवाई अड्डा आपको देखने को मिलता है इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से स्टेडियम भी है शायद इंदौर के अंदर, कंफर्म कर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। भारत में अधिकांश हवाई अड्डे नाम बदल के किन के नाम पे रखा गया है? तो ये राजनेताओं के नाम पे रखा गया है, या अगर मैं कहूँ महापुरुषों के नाम पे भी जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये भी देखते रहना साथ की साथ चीज़ें। उसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? लेह का जो हवाई अड्डा है वो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? ये अमृतसर में है। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको अमृतसर में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो ये कोचीन हवाई अड्डा है। ये हमने वहाँ पे भी किया था जब हम 33 एयरपोर्ट्स की लिस्ट देख रहे थे। भारत में किस भारतीय राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। अभी आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो यूपी में भी 4 जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डे हो चुके हैं। एक बार देख लेना, इस चीज़ को कंफर्म कर लेना, ठीक है। इन चीज़ों का पक्का ध्यान रखना होगा हमें। स्टेट वाइज भी थोड़ा सा देख लेना है कि किस जो है स्टेट में कितने एयरपोर्ट्स हैं। मेजर जो स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी में 4 हैं, तो यहाँ पे केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर कि स्टेट वाइज डेटा, या सच बताऊं मैं आपको कि इस वीडियो के लिए मैंने इतना डेटा निकालने की कोशिश नहीं की, नहीं तो और ज़्यादा कोशिश की जा सकती थी। लेकिन मैंने सोचा कि इसके लिए इतना ही काफ़ी है। मतलब जो लेटेस्ट जो योजनाएं आती हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हो गए जैसे कि, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, है ना, इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया है?
तो नागपुर है ना। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो वाराणसी जो हवाई अड्डा है उसके वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित है। कौन सा हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? तो नो डाउट अबाउट इट कि न्यू दिल्ली का जो IGI जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पाक्योंग ये जो आपको गंगटोक सिक्किम के अंदर आपको ये जो एयरपोर्ट है वो देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे सेबी के क्वेश्चन में पूछ लिया कि गंगटोक में दे दिया होगा ऑप्शन, है ना, और वहाँ पे स्टेट दे दिया, तो इस तरीके से भी हमें पता होना चाहिए। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा ये आपका कर्नाटक बेंगलुरु में आपको देखने को मिलता है ना। उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? पटना बिहार के अंदर आपको देखने को मिलता है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चंस हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? तो ये कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो कि केरला में आपका है, ये जो है पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला विमानपत्तन है, प्रथम जो है एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, ठीक है। विमानपत्तन एयरपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा यहाँ पे, सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनियाँ पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉप्टर नहीं करती, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देखो इसका काम अलग है, ठीक है। एयर इंडिया तो पूरे जो है सिस्टम को रेगुलेट करती है। तो पवन हंस लिमिटेड, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, किस लिए ये स्थापित की गई थी? तो इसलिए थोड़ा सा हमने एक तरीके से ये मान लो कि थोड़ा सा हिस्ट्री इतिहास हमने पढ़ा था कि विमानन जो सेवा है उसका जो इतिहास है वो क्या है। लेकिन ज़्यादातर है ना, ज़्यादातर आपके लेटेस्ट जो चीज़ें होंगी ना एयरपोर्ट या विमानों से संबंधित, तो लेटेस्ट जो न्यूज़ होंगी ना वो मेरे हिसाब से ज़्यादा पूछी जाएंगी बजाय कि जो इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन ये 2-4 जो चीज़ें थी, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका उद्देश्य क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर से हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा कौन सा चैप्टर होगा? वो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं बट ये भी एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। भारत में जनजातियाँ या फिर ट्राइब्स ऑफ इंडिया आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जो है हम बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर से आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।